आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति का अगर हम उद्देश्य देखें तो वो जन कल्याण होता है। यानी राजनीति का मतलब ये होता है कि देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर के चलना। मानी सी बात है कि राजनीति का संचालन भारत के अंदर देखा जाए तो लोकतांत्रिक क्योंकि प्रक्रिया है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश की एकता और अखंडता को मेंटेन करते हुए देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर के चले। और देश की प्रगति कब होती है? जब शहरों का भी एक प्रॉपर डेवलपमेंट होता है और ग्रामीण क्षेत्रों का भी होता है। देश के अंदर जो है वो डिमांड जो है वो जनरेट होती है, क्योंकि जब हमारी आय रहेगी, रोजगार के जब साधन होंगे तो मानी सी बात है क्रय शक्ति जब लोगों के पास होगी तो लोग खरीदारी करेंगे, तो डिमांड जो है वो जनरेट होगी। इससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे औद्योगिक विकास होता चला जाता है। तो अगर देखा जाए तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में अपनाई गई तो उसमें केंद्र का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। यानी सरकारी कारखानों की भी भूमिका होती है, सरकार की भी भूमिका होती है। जब सरकार पूरे देश को चलाती है, संसद के माध्यम से कानून बनाती है और प्रशासनिक व्यवस्था का एक पूरा जाल जो है वो राज्यों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर है, तो केंद्र जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है तो ऐसे में केंद्रीकृत जो सरकारी कारखाने हैं उनको अच्छे ढंग से चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। होता यह है कि राजनीति का जो उद्देश्य होता है वो अगर मजबूत होता है, सारे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जब उद्देश्य एक होता है कि देश को विकास के रास्ते पर लेकर चलना है, तब जाकर किसी देश की प्रगति होती है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, और सही कह सकते हैं कि विकास का जो एक आदर्श होता है, चाहे वो शहरीकरण हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, तो उसके जो विविध पक्ष होते हैं उनकी स्थितियों का सही मूल्यांकन करना, उसके लिए जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको लगाना अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे भारत में पशुपालन का विकास है तो कैसे किया जाएगा, तो पूरा पशुधन का मूल्यांकन किया जाए, फिर देखा जाए कि भारत में किन किन राज्यों के अंदर पशुधन कम है, वहाँ पर कैसे विकास किया जा सकता है, शोध कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो पूरे जो पशु संसाधन हैं उनका जब विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं से वहाँ से एक अर्थव्यवस्था थोड़ी सी मजबूत होगी, क्योंकि पशुपालन का जो विकास होता है तो उससे दुग्ध उद्योग का भी विकास होगा और दुग्ध से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, मक्खन है, घी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखने की ज़रूरत तब होती है जब हम अलग अलग क्षेत्रों का विकास करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, यातायात के सही साधनों का विकास करते हैं। यह तब होगा जब हम अपने देश की प्रगति के लिए गंभीर होंगे। राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य यही होगा, क्योंकि अगर भारत जो है वो प्रगति नहीं कर सका, और वर्तमान में जो राजनीति चल रही है वो इस प्रकार का इंडिकेशन नहीं दे रही है, क्योंकि राजनीति का सही होना ज़रूरी है। विभाजनकारी जो भी राजनीति होगी वो देश को पीछे करने का काम करेगी। और जो शहरीकरण है, जो लोग डिग्री ले रहे हैं तो उनको रोज़गार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सरकार जब वो विकास की गतिविधियों में नहीं लगी हुई है, उसकी राजनीति का उद्देश्य ही दूसरा है, विभाजनकारी। कहीं ना कहीं उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है केंद्र का और राज्यों का, तो फिर समग्र रूप में प्रगति नहीं हो पाएगी। तो मानी सी बात है कि रोज़गार का फिर सृजन नहीं होगा और लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, प्राइवेट संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो जो हमारे संविधान को अगर देखा जाए तो उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसीलिए अपनाया गया ताकि केंद्र और राज्यों की भी अपनी जिम्मेदारी रहे प्रॉपर वे में, और जो निजी क्षेत्र हैं उनका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं देश के विकास का ही होना चाहिए। जब राज्य, केंद्र और जो भी निजी संस्थान हैं उनका एक उद्देश्य बन जाएगा कि हमको भारत को विकसित करना है, हर हालत में देश के लिए काम करना है, तब जाकर के हम भारत को आगे लेकर के जा सकते हैं। अब जैसे हम देखें कि मीडिया की ही बात करते हैं, मीडिया संस्थानों की ही बात अगर ले ली जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं वैश्विक जो रैंक चल रही है उसमें हम कितने पीछे हैं, हमारी रैंकिंग बहुत पीछे है मीडिया में, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे जो भी निजी संस्थान उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो पत्रकारिता की जो शुचिता होती है, उसकी जो एक पवित्रता होती है उसको बनाए रखा जाए और पत्रकारों को एक अधिकार दिया जाए, उन पर कंट्रोल भी रखा जाए, ताकि कह सकते हैं फेक इन्फॉर्मेशन जो होती है उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम जो है कसा जाए, यानी लगाम उस पर लगाई जाए। तो कहने का अर्थ है कि विविध प्रकार के क्षेत्र जो हैं जब हम उन पर नज़र रखते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तब जाकर के सारे संस्थान, सारे घटक मिल करके देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। अब हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं, सारे अंग जब स्वस्थ होंगे तभी तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो आवश्यकता यही है कि नागरिक जो है वो संविधान की मंशा को पहचाने, और अगर राजनीतिक पार्टियां जो हैं
वो देश को विकास के रास्ते पर नहीं लेकर चल रही हैं, तो उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कोई बाहर से आकर के नहीं करेगा, देश के नागरिक ही करेंगे। तो इस तरह से ज़रूरी ये है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि सरकारें कर क्या रही हैं, किस प्रकार से राजनीति की दिशा चल रही है। और अगर वो राजनीति की दिशा विकास के रास्ते पर नहीं है, विभाजनकारी है, समाज को तोड़ने वाली है, भारत के अंदर विविध प्रकार के धार्मिक समुदाय रहते हैं, उनके बीच में एकता स्थापित करने वाली नहीं है, भारत का कोई भी राज्य हो लंबे समय तक अगर वहाँ पर दंगा चल रहा हो, जैसे मणिपुर के अंदर जिस प्रकार की गतिविधियाँ हैं अभी तक नियंत्रित नहीं की जा सकी हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो यह ज़रूरी है कि आने वाले समय में भारत को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई देश जो है वो विकास के पैमाने पे पिछड़ जाता है, तो सीधी सी बात है कि हमारे पड़ोस में ही दो ऐसे देश हैं जिनसे भी हमारा युद्ध हो चुका है, आपस में उनकी एकता भी है, चीन बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। तो अगर हम पिछड़ जाएंगे विकास के पैमाने पर, राजनीतिक पार्टियां विकास को अगर प्राथमिकता नहीं देंगी, लोकतंत्र को मजबूत करने के जो विविध उपाय होते हैं उनको लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगी, और एक तरह से कहा जाए कि प्रभुत्ववादी राजनीति चलेगी, तो इससे देश कमज़ोर हो जाएगा और इसका नतीजा आगे जा कर के निकलेगा। तो जब प्रतिस्पर्धा चल रही हो, तो ऐसे में आर्थिक क्षेत्र में अगर हम पिछड़ गए, तो सीधी सी बात है कि फिर हम अपने देश को सैनिक शक्ति के रूप में भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमारा देश कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर होता चला जाएगा, जिसका लाभ जो है वो उन्हीं देशों को मिलता है जो ताकत अर्जित कर लेते हैं, तो फिर वो आक्रामक होने लगते हैं। आज चीन की हिम्मत इसलिए पड़ गई क्योंकि चीन जो है वो समझता है कि हमारे पास शक्ति है, तभी तो वो भारत की सीमा पर आ गया। काफ़ी लंबे समय तक कुछ क्षेत्रों को उसने अपने कंट्रोल में भी रखा। लगातार भारत सरकार के द्वारा वार्ता की जाती रही, लेकिन चीन माना नहीं। तो चीन की हिम्मत कहाँ से आ गई? क्योंकि हम आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि नागरिक गंभीरता का जो है वो परिचय दें और विभाजनकारी राजनीति को रोकने की कोशिश की जाए। ये संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जो भारत के नागरिक होंगे वो देश की एकता, अखंडता, उसकी सुरक्षा को लेकर के गंभीर होंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो जब हम संविधान को समझेंगे, केंद्र और राज्य के अस्तित्व को समझेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को समझेंगे, पारदर्शी लोकतंत्र में लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं इसका महत्व समझेंगे, देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में राजनीतिक पार्टियों का क्या रोल है, उनकी कितनी भूमिका है, जो केंद्रीय संस्थान है वो कितने पारदर्शी हैं, कितने स्वायत्त हैं वो अपने कार्यप्रणाली में लेकर के। तो जब सारी बातों पर निगाह रखेंगे तब गंभीरता आती है। तो किसी भी देश के नागरिक जो होते हैं वो उस देश के विकास के पहिए के रूप में होते हैं, क्योंकि बिना पहिए के कोई गाड़ी चल नहीं सकती है। तो नागरिकों के अंदर जब एकता होगी तभी विकास की गतिविधि आगे संचालित होगी। कोई भी समाज जब विभाजन में आ जाता है या उसको बांट दिया जाता है तो उसकी शक्ति जो है वो, मानी सी बात है कि जब हमको खंड खंड कर दिया जाएगा तो फिर समग्र रूप में देश का विकास कहाँ होगा। हो सकता है कुछ निहित स्वार्थी जो तत्व हैं उनको आर्थिक लाभ हो जाए इस प्रकार की विभाजनकारी राजनीति में, लेकिन समग्र रूप में देश का नुकसान होता है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि भारत जो है वो विकास के रास्ते पे तेज़ी से आगे बढ़े, ये उसकी बाध्यता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो पड़ोसी देश होते हैं अगर वो शक्ति अर्जित करते चले जाएंगे तो आगे जा कर के उनके अंदर आक्रामकता दिखाई पड़ेगी। तो फिर उसका सामना कैसे किया जाएगा? एक शक्तिशाली केंद्र ही देश की रक्षा कर सकता है। तो इसलिए केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो निगाह रखें, देखें कि केंद्र अपनी किस प्रकार से गतिविधियों को संपन्न कर रहा है, क्योंकि भारत के संविधान ने केंद्र को ही ज़्यादा शक्ति दी है, उसी को ज़्यादा जिम्मेदारी दी है। तो इसलिए केंद्र सरकार की गतिविधियों पर गहरी निगाह जो है वो उस देश के नागरिकों को रखनी चाहिए। अगर ये नहीं रखी गई, क्योंकि केंद्र की सत्ता राजनीतिक पार्टियों के ही नियंत्रण में होती है, तो अगर राजनीतिक पार्टियों ने समझदारी से काम नहीं लिया तो केंद्र की जो सरकार है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ऐसे में इसका नुकसान उस देश के नागरिकों को ही उठाना पड़ेगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।